Audit techniques. Audit techniques are tools, methods, or procedures by means of which an auditor collects necessary evidence to support his opinion. ऑडिट टेक्निक्स वो टूल्स होते हैं, वो मेथड होते हैं या वो प्रोसीजर होता है जिसके जरिए से एक ऑडिटर नेसेसरी एविडेंस को कलेक्ट कर रहा होता है, जमा करता है, एविडेंस को जमा करता है, प्रूफ को जमा करता है। क्यों जमा करता है, क्यों कलेक्ट करता है इन सब चीजों को? टू सपोर्ट, ताकि सपोर्ट मिल जाए हिज ओपिनियन, उस ओपिनियन की जो देने जाएगा ऑडिट के लास्ट में, जो अपना ओपिनियन देने जा रहा है कि इन माय ओपिनियन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन फिर क्लियर करेगा कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एडवर्स है, क्लीन है, क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। कौन सी रिपोर्ट देगा वो? तो जितने भी जो भी बात करेगा आखिर में, जो भी ओपिनियन देगा वो तो किसकी बेस पर होगी? इन्हीं एविडेंस की बेस पर। किस तरह ये कलेक्ट करेगा? ऑडिट टेक्निक्स के जरिए से कलेक्ट करेगा। तो ऑडिट टेक्निक्स वो टूल्स होते हैं, वो मेथड, वो प्रोसीजर है जो कि ऑडिटर अप्लाई करेगा ताकि वो ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करे। तो वो टेक्निक्स क्या होती है? जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ऑडिटर 100% ऑडिटिंग नहीं करता, ठीक है, वो सैंपलिंग करता है वो। तो तब क्वेश्चन ये है कि क्या उसमें एरर्स और मिस्टेक्स और फ्रॉड्स होते हैं? बहुत कम चांस है। क्यों? इसलिए कि वो टेक्निक्स अप्लाई करता है, वो ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करता है जिससे इन तमाम चीज़ों के, फ्रॉड्स के, एरर्स के, मिस्टेक्स के चांस कम हो जाते, किसी हद तक खत्म हो जाते। एविडेंस क्या है वो? सॉरी, टेक्निक्स क्या है वो? ऑडिट टेक्निक्स में फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड काउंट। क्या कर रहा है ऑडिटर? फिजिकल एग्जामिनेशन एंड काउंट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को चेक कर रहा होता है। यानी मर्चेंडाइज जो आप बोलते हैं, हमारी मर्चेंडाइज है स्टोर में, इतनी जो मर्चेंडाइज हमने स्टोर की हुई है, ठीक है, गोडाउन में इतना माल रखा हुआ है हमारा, तो उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन होगी, जाके काउंट करेगा, खुद काउंट करेगा, या उसको नुमाइंदा जो होगा वो जाके उसको काउंट करेगा, फिजिकली काउंट करेगा कि कितनी है। भाई आपने बोला था 2000 है, ये तो 1800 है, 200 कहाँ है? सर वो मटेरियल इन ट्रांजिट, अभी रास्ते में आ रहा है वो, चाहे उसका ही वेट कर लेते। तो ये तमाम चीज़ों की काउंटिंग होती है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, जी उसका मटेरियल जो है वो कितना है। वो जो आपने बैलेंस शीट में शो कराया है कि 1 लाख की मर्चेंडाइज है, ठीक है, कितने यूनिट्स हैं? वो 50 यूनिट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 50 यूनिट्स हैं भी या नहीं, उसकी फिजिकल काउंटिंग होगी। यस, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड काउंट, यानी फिजिकली एक चीज काउंट किया जाएगा कि आपने जो काउंटिंग या जो अमाउंट शो की है उतनी ही क्वांटिटी उधर अवेलेबल है या नहीं। ये टेक्निक्स। सेकंड टेक्निक्स है कंफर्मेशन। किस चीज की कंफर्मेशन होगी? अकाउंट रिसीवेबल की, अकाउंट्स पेबल की, बैंक बैलेंस की, टाइटल टू प्रॉपर्टी की, इन्वेस्टमेंट की। भाई अकाउंट रिसीवेबल आपने लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए का अकाउंट रिसीवेबल है, ऐसा तो नहीं इसमें आर्टिफिशियल अकाउंट रिसीवेबल भी लिखे हुए? इसमें आर्टिफिशियल अकाउंट रिसीवेबल नहीं होने चाहिए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पीछे कि फ्रॉड के अंदर क्या होता है, वो आर्टिफिशियल अकाउंट रिसीवेबल को क्रिएट कर देते या अकाउंट रिसीवेबल के वैल्यू को डिक्रीज कर देते, ठीक है, इसमें चेंजिंग होती है। तो कंफर्मेशन होता है कि अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू जो बताई गई है उतनी है या नहीं। इसी तरह अकाउंट्स पेबल के बारे में डिस्कस किया जाता है कि अकाउंट पेबल इतना है या नहीं है। आप जो बैंक का बैलेंस बोल रहे हैं वो बैंक कॉल करके बैंक का बैलेंस पूछेंगे कि इनकी जो कैश बुक है उसमें बैंक का बैलेंस इतना आ रहा है। अब वो बैंक कॉल करेंगे, बैंक बोलेगा जी इतना ही बैलेंस है, ये भी कंफर्मेशन हो जाएगी। टाइटल प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का टाइटल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये तो आप बात करें बिल्डिंग है, इसके नाम की आपकी अपनी बिल्डिंग है,
ऐसा तो नहीं रेंट पर है और आप इधर दिखा रहे हैं 20 लाख की बिल्डिंग। कम ज्यादा दोनों हो सकता है ना, कोई भी चीज आप शो कर सकते हैं, कोई भी चीज वहां से आप रिमूव कर सकते हैं बैलेंस शीट के आइटम में से। तो आपने प्रॉपर्टी चेक कर ली, ठीक है, आपके नाम की कंपनी, आपके नाम की बिल्डिंग है, ठीक है। गाड़ी किसके नाम की है? गाड़ियां आपने 10 गाड़ियां खड़ी की हुई, सर ये कंपनी की गाड़ियां हैं, इनकी भी जरा मुझे आप टाइटल दिखा दें, डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, ठीक। इन्वेस्टमेंट अगर हुई हुई है, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहाँ, किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जरा उसका इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट दिखा दें आप। कि आपके पास शेयर्स है तो शेयर्स दिखा दें, आपके पास बॉन्ड्स है तो बॉन्ड्स दिखा दें। तो एक चीज की कंफर्मेशन होगी, यानी कॉल भी कर सकता है वो, ईमेल भी कर सकता है ऑडिटर, किसी को भी, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये भी एक ऑडिट टेक्निक्स है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन होगी, मींस इनवाइसेस के बारे में वो डिस्कस कर सकता है। जो आपने मशीन परचेस की, इसकी जरा इनवाइस लेकर आ जाएं, ये कितने की मशीन खरीदी थी आपने, 20 लाख की, जरा इनवाइस लेकर आए। नंबर कहाँ है जिससे खरीदी है? सर ये नंबर है उसका जिससे हमने मशीन परचेज की, कॉल लगाइए उसको, कॉल करके पूछा जाएगा। सर बिल नंबर 298 डेट ये है, इस कंपनी के इस बंदे ने आपसे मशीन खरीदी थी फला डेट को, जरा अपनी इनवाइस पे आप अमाउंट दिखा दें कितनी लिखी हुई है। 20 लाख लिखी हुई है, हाँ 20 लाख है, क्लियर। अब ऑडिटर उससे एक कदम आगे नहीं जाएगा कि वहां पे जाके चेक करे और ये भी देखिए कि ओरिजिनल बिल कितना था और बनवाया कितने का है, या उसका भी कुछ कमीशन है, उधर नहीं जाएगा, ठीक है। बस इनवाइस को चेक होगी। इसी तरह चेक्स की चेकिंग हो जाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसीज की चेकिंग होगी, एग्रीमेंट्स के ऊपर चेकिंग हो जाएगी, परचेज ऑर्डर चेक्स होंगे, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब काम जब होगा जब उसको उसमें डाउट होगा। ऐसा नहीं एक एक चीज के डॉक्यूमेंट चेक करेगा, नहीं, जहां डाउट हो गया वो अप्लाई कर देगा वो टेक्निक्स। रिकम्प्यूटेशन, रिकम्प्यूटेशन मीन्स फिगर इन जर्नल, जो जर्नल में जो फिगर्स दी हुई हैं उसको रिकम्प्यूट करेगा कि ये जो कंप्यूटेशन इसमें मिस्टेक तो नहीं हो गई, कि जो CF BF बैलेंस निकाले लेजर का, कहीं से मिस्टेक तो नहीं होगी, जर्नल से कहीं कोई मिस्टेक, गलत अमाउंट तो बैलेंस शीट में, सॉरी लेजर में पोस्ट नहीं हो गई, या डेप्रिसिएशन का मेथड अगर इसने डिमिनिशिंग अप्लाई किया है, जरा इसका मैं कंप्यूटेशन चेक कर लूँ, कंप्यूटेशन सही की है इसने। इसी तरह बैड डेट्स की और अमोर्टाइजेशन की और प्रीपेड की, इन तमाम चीज़ों की कंप्यूटेशन चेक होगी, इसने सही कंप्यूट किया है या नहीं, जहां डाउट आ गया, ठीक है, तब वहीं पर होंगे अप्लाई। ये टोटल चेक हो जाएगा, ठीक है, बैलेंसिंग चेक हो जाएगी, मेथड्स चेक हो जाएंगे, तो उसकी रिकम्प्यूटेशन। रिट्रेसिंग बुक कीपिंग प्रोसीजर्स, रिट्रेसिंग बुक कीपिंग प्रोसीजर मीन्स बुक कीपिंग टू फाइनल अकाउंट्स, जहां से इसने स्टार्ट किया है ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग, वहां से लेके फाइनल अकाउंट तक चेकिंग होगी। यानी देखेगा, सरसरी निगाह लगाएगा, उसमें मारेगा कि यहाँ से यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, यानी बुक कीपिंग से फाइनल अकाउंट तक कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, उस चीज को रिट्रेस कर। स्कैनिंग, क्रिटिकल एनालिसिस सिक्स सेंस, यानी वो सिक्स सेंस अपनी अप्लाई करेगा, ये क्रिटिकल एनालिसिस करेगा कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, अपनी स्कैनिंग करेगा, उसके मुताबिक अपनी नॉलेज के अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो उसको एक मरतबा स्कैन करेगा ऊपर ऊपर से कि कहाँ मिस्टेक्स के चांस हैं, एरर या मिस्टेक्स के चांस कहाँ ज्यादा हो सकते हैं, उस चीज को चेक करेगा। इंक्वायरी, क्वेश्चन करेगा, वो अकाउंटेंट से हो, वो मैनेजमेंट से हो, या वो बाहर किसी भी आउटसाइडर से होंगे, क्वेश्चन करेगा। एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडरी रिकॉर्ड्स टू चेक कंट्रोल अकाउंट्स, आप बोल रहे हैं कि आपका कंट्रोल अकाउंट 20 लाख रुपए का अकाउंट रिसीवेबल का, जी, तो उसमें कितने कस्टमर हैं? 50 कस्टमर्स हैं, उनके सब्सिडरी लेजर मुझे दिखा दें, उन सबके कहाँ हैं, सबके अकाउंट रिसीवेबल को चेक करके उनको टोटल करेगा, वो टोटल ही अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट का टोटल होना चाहिए। कोरिलेशन विद रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये क्या चेकिंग होगी इसमें? इफ प्रीपेड डिक्रीज चेक वेदर एक्सपेंसेस इंक्रीज और नॉट,
यानी अगर आप कोरिलेटेड का मतलब ये हो गया कि अगर आप बोल रहे हैं कि प्रीपेड कम हुआ है, हमारा प्रीपेड डिक्रीज हो गया, तो उसका इम्पैक्ट एक्सपेंस पे आया नहीं आया, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? अगर एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो प्रीपेड इंक्रीज हुआ ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जो आपस में कोरिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसकी चेकिंग होगी। लास्ट इज ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्व करेगा कि इन्वेंट्री वेयर हाउस में किस तरह जाती है, कैसे सेव होती है, क्या मेथड है उसका, कितनी है, डिफेक्टिव गुड्स का प्रोसेस क्या है, किस तरह से गुड्स को डिफेक्टिव डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसके बाद उसका उसका जो है नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली क्या सिस्टम है। तो ऑब्जर्व, एक एक चीज को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ये क्या थी सब चीजें? ये थी ऑडिट टेक्निक्स। ऑडिट टेक्निक्स ये वो मेथड्स थे, ये वो टूल्स थे, या ये वो प्रोसीजर्स थे जिसके जरिए से ऑडिटर एविडेंस को कलेक्ट करता है ताकि अपनी ओपिनियन को सपोर्ट करे। ये सब टेक्निक्स थी। ठीक। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद जो एविडेंस वो कलेक्ट करता है वो कहलाती है ऑडिट। रिकम्प्यूटेशन और ट्रेसिंग बता दें। देखिए, रिकम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि वो दोबारा उस चीज को कंप्यूट करेगा, जो मेथड जो कंप्यूटेशन अकाउंटेंट ने की है उसको दोबारा कंप्यूट करेगा। कंप्यूट का मतलब है दोबारा उसकी बैलेंसिंग निकालेगा कि डेप्रिसिएशन का मेथड जो अप्लाई किया है उस मेथड में जो कंप्यूटेशन हुई है वो कंप्यूटेशन कैसे हुई है। इसी तरह बैड डेट्स की जो कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन है, वो कैसे कंप्यूट किए उसने अमाउंट, उन्हीं ये उसी चीज को चेक करेगा वो बस। अगर कोई इंटेंजिबल एसिड्स अमोर्टाइज हुआ है जैसे पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, अगर ये अमोर्टाइजेशन हुई है तो कैसे हुई है, इसका मेथड क्या था, इसने गुडविल को कैसे अमोर्टाइज किया है। ठीक है, इसे प्रीपेड को कैसे रिकॉर्ड किया हुआ है, फिर देन उसको उसको एक्सपेंस में कैसे रिकॉर्ड किया हुआ है। इन तमाम की कंप्यूटेशन जो है, जो वो रिकॉर्ड कर चुका है अकाउंटेंट, उसको कंप्यूट करेगा दोबारा बस। और रिट्रेसिंग का मतलब होता है कि वो एक सरसरी निगाह लगाएगा आपकी बुक कीपिंग से फाइनल अकाउंट तक, बीच में उसको अगर कोई डाउट होता है तो उस चीज को चेक कर लेगा। एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडरी लेजर भी। सब्सिडरी रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे जो कंट्रोल अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल का, वो 20 लाख का है, तो 20 लाख का जो है वो कोई एक कस्टमर थोड़ी होगा मेरे, 100 कस्टमर है। जो 100 कस्टमर है वो उन सबका लेजर अलग अलग बना हुआ है। 100 लेजर है मेरे पास, टी अकाउंट्स बने हुए हैं, यानी उन लेजर का जो बैलेंस आ रहा है जब मैं उसको प्लस करता हूं तो वो बनता है आपका अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? जितने भी पीछे आपके सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं या सब्सिडरी लेजर्स होते हैं, उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये जो 20 लाख अकाउंट रिसीवेबल है इसमें 100 कस्टमर्स हैं, 2 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 6 लाख, जितने भी कस्टमर्स थे उन सबके अमाउंट को प्लस कर लिया तो हमारे टोटल अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू आई है 20 लाख। ठीक है, तो इस तरह हम बोलते हैं कि वो जो कंट्रोल अकाउंट से पीछे जो सब्सिडरी रिकॉर्ड होता है उसको चेक करता है। कोई भी कंट्रोल अकाउंट होगा उसका मेन जो बेस होगी या उसका जो सब्सिडरी रिकॉर्ड्स होगा उसको चेकिंग के बाद फिर वो कंट्रोल अकाउंट को फाइनल करता है कि हाँ अकाउंट रिसीवेबल टोटल इतना है। ठीक। ऑडिट एविडेंस,
Audit evidence is evidence obtained by auditor during financial audit and recorded in the audit working paper. Audit evidence वो एविडेंस होती हैं, वो शहादतें होती हैं जो कि ऑडिटर हासिल करता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ऑडिट। जब वो फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा होता है, ऑडिट के दौरान ऑडिटर को जितने भी प्रूफ मिलते हैं, शहादतें मिलती हैं, एविडेंस मिलती हैं, वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, वर्किंग पेपर में रिकॉर्ड कर लेता है। उनकी तमाम चीज़ों को अपने पास एक फाइल बना के सेव कर लेता है, वो कहलाती है एविडेंस। वो उन्हीं एविडेंस की बेस पर तो ओपिनियन देगा वो अपना कि मेरे पास ये प्रूव है। अगर मैंने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को या कंपनी को क्लीन रिपोर्ट दी है या एडवर्स रिपोर्ट इशू की है या क्वालिफाइड रिपोर्ट अगर इशू की है अपनी ऑडिट रिपोर्ट, तो उसके पीछे एविडेंस है, ये सब एविडेंस मेरे सामने, ठीक है। तो एविडेंस वो पेश कर सकता है इन फ्यूचर। तो उन एविडेंस से फर्स्ट है इंटरनल कंट्रोल। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, यानी उसमें एरर्स के, फ्रॉड के चांस बहुत कम है, बल्कि कम होंगे अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर चेकिंग डिपार्टमेंट भी है, यानी तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर उनके चेकिंग डिपार्टमेंट भी है जो उनको चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं। यानी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है अंदर, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसको एक तो एविडेंस की कलेक्शन में मुश्किलात नहीं होंगी, ऑडिट में भी बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसको एविडेंस भी कम चाहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं चाहेंगे। कुछ एविडेंस के ऊपर भी वो फैसला या अपनी रिपोर्ट इशू कर सकता है वो। तो उसको पता है कंपनी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो स्ट्रांग है, तो उसमें बहुत ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है। सेकंड, फिजिकल एविडेंस। चेक ऑल फिक्स्ड एसेट्स। पॉइंट लिखे में ताकि क्लियर हो जाएगी। तमाम फिक्स्ड एसेट्स की फिजिकल एविडेंस होगी। वैसे तो उसमें करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, अभी फिजिकल एविडेंस यहाँ फिक्स्ड एसेट्स को इसलिए बोलेंगे फिजिकली आपके सामने वो होते हैं और जिनकी वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है या मार्केट वैल्यू ज़्यादा है उनकी। फर्नीचर की बात कर लें, फिक्सचर की बात कर लें, बिल्डिंग की बात कर लें, प्लांट मशीनरी की बात करें, तो उनकी भी जो चेकिंग के दौरान जो भी उसको प्रूफ मिलता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलता है, उसको एज अ रिकॉर्ड अपने पास सेव कर लेता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनवाइसेस, कंपनी के इनवाइसेस या कोई भी उसने मशीन परचेज की है या किसी भी तरह की उसको इनवाइसेस में या डॉक्यूमेंट्स में डाउट होगा, तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करके अपने पास सेव कर लेगा वो। डॉक्यूमेंट्री इनवाइसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेजर एंड जर्नल्स, लेजर एंड जर्नल्स की का बैलेंस चेक करने के बाद लेजर एंड जर्नल की भी कॉपी अपने पास रख लेंगे, इसलिए कि बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने अकाउंटिंग को क्लोज किया है उसकी बेस होती जर्नल एंट्री से, लेजर सी होती मेन। लेजर से आगे बैलेंस ट्रांसफर होता है ना, लेजर जर्नल को चेक करेगा और जहां तक पॉसिबल है उनकी कॉपीज भी अपने पास सेव कर लेगा। कंपैरिजन एंड रेशोज, उसने जो कंपैरिजन किए हुए या रेशोज अप्लाई किए हुए हैं उसको भी अपने पास सेफ रखेगा वो। उसने अपने तरीके से कुछ चीजें अप्लाई की हुई हैं, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन उसको शो की गई है या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट उसके सामने है, उस पर क्या करेगा वो अपनी कंपैरिजन और रेशियोज अप्लाई करके और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको सेव कर लेगा अकाउंट, सॉरी ऑडिटर। तो ये भी एज एविडेंस अपने पास सेव रखेगा। कंप्यूटेशन एज एविडेंस, ऑल कंप्यूटेशन डन बाय ऑडिटर ड्यूरिंग ऑडिट।
ऑडिट के दौरान जितने भी कंप्यूटेशन उसने किए हैं वो तमाम कंप्यूटेशंस को अपने पास सेव कर ले। ओरल एविडेंस, क्वेश्चन आंसर, और जो क्वेश्चन आंसर उसने किए होंगे उन तमाम क्वेश्चन आंसर को भी अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा कि उसने ऑडिटर अकाउंटेंट से कुछ क्वेश्चन किए, मैनेजमेंट से किए हैं, आउटसाइडर से किए हैं, वो तमाम क्वेश्चन आंसर को भी अपने पास सेव कर। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस क्या है? ऑडिट एविडेंस वो एविडेंस होती हैं जो ऑडिटर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ऑडिट कलेक्ट करता है, उसको जमा कर लेता है, सेव कर लेता है और उसको एक फाइल में लगा देता है, जो वर्किंग पेपर की फाइल होती है उसमें सेव कर लेता है उसको। नेक्स्ट, डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस में? फर्स्ट, पुअरली केप्ट रिकॉर्ड। अगर आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही वेल मैनेज नहीं है, ठीक है, ऑर्डर में नहीं है, तो उसको ऑडिट करने में मुश्किलात होंगी, इसलिए कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। सेकंड है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड इनकम्प्लीट नहीं है तो भी ऑडिट के लिए उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिलेगी तो उसको मुश्किल होगी। थर्ड, ह्यूज मास ऑफ डेटा। अगर डेटा ज्यादा होगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी अगर होगी, यानी डेटा बहुत ज्यादा होगा, तो उसको फिर भी मुश्किलात होंगी क्योंकि डेटा ज्यादा है। ऑडिट तो होगा जब बहुत बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ऑडिट आसान नहीं है, मगर जब मुश्किलात होंगी थोड़ी सी चीज़ों को देखने में, अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट है या उसको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ तो उसको थोड़ी सी मुश्किलात फेस करना पड़ेगा। लैक ऑफ कॉपरेशन बाय क्लाइंट। अगर क्लाइंट कोई भी किसी भी तरह का कॉपरेट नहीं कर रहा है या कहीं पर उसने थोड़ी सी वीकनेस शो की है कि मैं ये नहीं बता सकता, ये नहीं दिखा सकता, ये नहीं शो करा सकता आपको, तो वो तमाम चीज़ें रिपोर्ट में आपको मेंशन कर सकता है ऑडिटर कि कॉपरेशन नहीं किया ऑडिटर ने, क्लाइंट ने इस जगह पर मुझसे कॉपरेट नहीं किया। लास्ट, इंटरनल कंसीलमेंट एंड फॉल्सिफिकेशन। अगर इंटरनल कोई चीज छुपी हुई है या गलत बयानी, बहुत ज्यादा फॉल्सिफिकेशन की भी अंदर, जो कि इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, तो भी ऑडिटर को ऑडिट करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफिकल्टीज थी जो ऑडिट एविडेंस की कलेक्शन में उसको फेस करनी पड़ सकती हैं।